खूब हंसाया गुदगुदाया, व्यंग के पेने तीर आपके मन तक पहुंचे। अब इस कवि सम्मेलन में वेदव्रत वाजपेयी जी को सुनना बाकी है, लेकिन हम उसके पहले उन्हें सुनना चाहते हैं जिनका आज हमने बहमाशाह सम्मान किया, जो बुलंदशहर से हमारे बीच आए हैं, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी। वे और कि अगर हमने हमले का सही सही प्रतिकार किया होता, क्यों हुआ पूरा जेएनयू कांड, जो घटनाएं हो रही है क्यों हो रही है, कि अगर हमने हमले का सही सही प्रतिकार किया होता, ईंट का जवाब यदि पत्थर से दिया होता। और अगली दो पंक्तियों पर आपकी तालियां डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी को आवाज दे कि अगर हमने हमले का सही सही प्रतिकार किया होता, ईंट का जवाब यदि पत्थर से दिया होता। अरे गोली का जवाब गोली से देते तो ये गोले पैदा नहीं होते। अरे सांप ही कुचल देते तो जेएनयू में सपोले पैदा नहीं होते। जोरदार तालियों के बीच आवाज दे अर्जुन सिसोदिया। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मंच पर व्यंग के देश के शिखर कवि मेरे बड़े भाई तेज नारायण बेचैन जी बैठे हैं। शौर्य का प्रचंड सूर्य भाई वेदव्रत वाजपेयी जी के रूप में उपस्थित है। बहुत अच्छा संचालन किया अतुल ज्वाला ने इस कार्यक्रम का। मेरे सामने मेरे बड़े भाई रतन तिवारी बैठे हैं और इधर मेरी भतीजी बैठी है कविता मनो और पद्मनी को सुनकर के लगा कि रक्त वंश की परंपरा से जब कविता आती है, रक्त वंश की परंपरा से जब कविता आती है, विद्वत जन कहते हैं कविता और निखर जाती है। वाह 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 वाह। मैं बधाई देता हूं, पूरे देश में उनका शंखनाद गूंजता है आपकी लखनऊ की बेटी का। मेरे बहुत बहुत आशीष। और मनु वो धार जो वेद भाई की हम वर्षों से मंचों पर सुन रहे हैं, उस तेवर को लेकर के लखनऊ से निकलना है। मेरा अनुरोध है जो लोग खड़े हो गए हैं बैठ जाएं। अब किसी और को कविता नहीं पढ़नी, मुझे थोड़ी देर आपके बीच में जब तक आप चाहेंगे 10-15 मिनट में पढ़ूंगा। बहुत बढ़िया पढ़ा सब लोगों ने, हेमंत पांडे, राहुल, तमाम लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं। दोस्तों, भामाशाह सम्मान मुझे दिया और मैं 4 पंक्तियां ये सम्मान दिया, तो मुझे तो पता नहीं था कौन सा सम्मान मुझे मिलना है या अनायास, यही मुझे पता लगा। मैंने यहां 4 पंक्तियां लिखी। उस विराट व्यक्तित्व के नाम मैं पढ़ता हूं, आपका मन मिले। कि रथ रुकने लगा मेवाड़ की स्वतंत्रता का, रथ रुकने लगा मेवाड़ की स्वतंत्रता का, उसे क्रांति पथ पे बढ़ाया भामाशाह ने, और मातृभूमि से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, पाठ बलिदान का पढ़ाया भामाशाह ने। मातृभूमि से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है, पाठ बलिदान का पढ़ाया भामाशाह ने। और यशगान लिखने को आसमान भी है कम, यशगान लिखने को आसमान भी है कम, सारा धन देश पे लुटाया भामाशाह ने। और तालियां अगली पंक्ति पर आए कि यशगान लिखने को आसमान भी है कम, सारा धन देश पे चढ़ाया भामाशाह ने। शत्रु की विजय का अभियान रोकने के लिए खुद को पहाड़ सा अड़ाया भामाशाह। मैं हिंदुस्तान का तेवर, हिंदुस्तान की नौजवान पीढ़ी का तेवर बोलता हूं 4 पंक्तियों में। जागृत करना, मैं जानता हूं कि अब जागरण का समय हो गया है और सोने के समय में आप जागते रहे, लेकिन मुझे महसूस होना चाहिए कि इस थकान के बावजूद भी आप कविता सुनने की मानसिकता में हैं। थोड़ा सा भैया इसका थोड़ा सा वॉल्यूम इसका बढ़ा देना। कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है। और हमने शब्द की नौजवान पीढ़ी यह मंच पर उसका पराक्रम देखा, लेकिन सरहदों पर जो इस देश की नौजवान पीढ़ी खड़ी है, उसके लिए इस मेरे सामने बैठी हुई नौजवान पीढ़ी और भूतपूर्व नौजवान पीढ़ी दोनों अपने हाथ खोल दे
कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है हिंदुस्तान की उस नौजवानी को नमन मेरा, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है। और देश केवल उन लोगों से नहीं बनता जिन्होंने जेएनयू में भारत की बर्बादी के नारे लगाए, या भारत माता की जय कहने से भारत माता की जय कहने से जिनको दर्द होता हो, पीड़ा होती हो। लेकिन एक बात तो है, और वो बात ये है तेज भाई भैया, कि वो बोलता तो रोज है भारत माता की जय, रोज बोलता है, रोज कहता है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अब उससे पूछो भाई तू क्या नहीं बोलेगा, बोले भारत माता की जय। रोज बोलता है भारत माता की जय। मैं जब भी उसे भारत माता की जय बोलवाना हो तो ये पूछ लो भाई ओवैसी जी क्या नहीं बोलोगे, तो वो कहेगा जी भारत माता की जय। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उनका नहीं साहब, ये देश एपीजे अब्दुल कलाम का देश है, अब्दुल हमीद का देश है, अशफाक का देश है, भगत सिंह का देश है। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, दिलों में देश का जज्बा वजब तूफान रखते हैं, वतन पर शैदा होने का भी हम अरमान रखते हैं, वतन पर शैदा होने का सभी अरमान रखते हैं कि हम अशफाक बिस्मिल और ऊधम सिंह के बेटे। और अब लखनऊ में बोलता हूं, ये मुझे सूचित हो जाए कि हम अशफाक बिस्मिल और ऊधम सिंह के बेटे, हो मजहब कोई भी सीने में हिंदुस्तान रख, मजहब कोई भी सीने में हिंदुस्तान रखते हैं। ओबामा साहब आए, बार बार उसका जिक्र भी हुआ, लेकिन जब वो हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के साथ राष्ट्रपति भवन में खड़े हुए और तिरंगे के नीचे खड़े होकर के उन्होंने तिरंगे को सैल्यूट किया, जय हिंद बोला, तो 4 पंक्तियों ने जन्म लिया। वो आशा की 4 पंक्तियां आपके पास आपको सौंपता हूं, और आपको लगे निश्चित रूप से भारत कल विश्व गुरु के पद पर फिर आसीन होगा, तब मुझे समर्थन देना, मन देना कि यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा, यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंधु बोलेगा, कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा। अब अगली 2 पंक्तियों को संभालना कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा, समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुकाकर सर, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। और विरोध के स्वर उठे तो फिर पूरी शक्ति और ऊर्जा के साथ उठे। संसद के एक पक्ष में उनका समर्थन किया, लेकिन जो पक्ष विरोध करता है देश का और संसद का, उसका विरोध हो तो मुखर हो। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हत्यारों के हित में खुली बयानबाजियों का तीव्र होता हुआ ये प्रवाह मंद कीजिए, हत्यारों के हित में खुली बयानबाजियों का तीव्र होता हुआ ये प्रवाह मंद कीजिए, उग्रवादियों के पक्षधारियों के वक्ष फाड़ बलिदानियों के मान को बुलंद कीजिए, उग्रवादियों के पक्षधारियों के वक्ष फाड़ बलिदानियों के मान को बुलंद कीजिए। देशद्रोही अफजल गुरु को शहीद बतला रहे जो, अफजल गुरु को शहीद बतला रहे जो, उन देशद्रोह के स्वरों को मंद कीजिए, ऐसे देशद्रोहियों को अफजल की तरह ही फांसियों पे लटकाने का प्रबंध कीजिए, ऐसे देशद्रोहियों को अफजल की तरह ही फांसियों पे लटकाने का प्रबंध कीजिए। तिरंगे पर डिबेट हो इस देश में आजादी के बाद, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। तिरंगा संस्थानों में फहराया जाए ना फहराया जाए, जनगणमन गाया जाए ना गाया जाए, ये डिबेट का विषय इस मुल्क में हो गया आजादी के बाद। इस देश के सेनाध्यक्ष की जनरल की आंखें छलक गई और उन्होंने कहा, जनरल बख्शी रो पड़े, बोले आज जब तिरंगे पर भी डिबेट हुई और इसका भी विरोध हुआ तो सेना अकेली पड़ गई है, सैनिक अकेले पड़ गए हैं। हमें नहीं पता कि अब सरहद पर गोली हमारे सामने से आएगी, सरहद के पार से आएगी, या हमारे पीठ पर इस देश के अंदर से आएगी गोली आएगी। तब पढ़ता हूं
कि देशद्रोहियों से प्रतिबंध हटने लगे हैं, देश प्रेमियों को शूली पे चढ़ाया जाएगा। देशद्रोहियों से प्रतिबंध हटने लगे हैं, देश प्रेमियों को शूली पे चढ़ाया जाएगा। सिर्फ सत्ता के लिए ही कुर्बानियां बची हैं, राष्ट्र एकता को दाव पे लगाया जाएगा। सिर्फ सत्ता के लिए ही कुर्बानियां बची हैं, राष्ट्र एकता को दाव पे लगाया जाएगा। आज संविधान की है मर्यादा तार तार, कल को तिरंगा भी न फहराया जाएगा। और मैं जो कहने जा रहा हूं वो कड़वा सच है। इस मुल्क का तिरंगे पर तो बहुत जगह विरोध होने लगे, जनगण मन के भी विरोध होने लगे। कल क्या स्थितियां और ना हो जाएं, इसलिए दिल्ली को जिस विश्वास के साथ एक बड़ा जननायक दिया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैं पढ़ता हूं कि देशद्रोहियों से प्रतिबंध हटने लगे हैं, देश प्रेमियों को शूली पे चढ़ाया जाएगा। सिर्फ सत्ता के लिए ही कुर्बानियां बची हैं, राष्ट्र एकता को दाव पे लगाया जाएगा। आज संविधान की है मर्यादा तार तार, कल को तिरंगा भी न फहराया जाएगा। दिल्ली आज वंदे मातरम गीत पे झुकी तो कल कहीं राष्ट्रगान भी न गाया जाएगा, कल यहां राष्ट्रगान भी न गाया जाएगा। दोस्तों, बिलावल के विषय में बहुत सारी चर्चा हुई। जानते हो बिलावल कौन है? भुट्टो का लड़का नहीं है, वो पाकिस्तान का राहुल गांधी है। हाँ, वो पाकिस्तान का राहुल गांधी है। 4 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं दोस्तों, और ये पंक्तियां आप तक पहुंच जाएं। भाषा जो होनी चाहिए मुल्क की, वो भाषा दिखाई नहीं देती। तब कहता हूं, ये पंक्तियां मैं इसलिए पढ़ देता हूं, ये पंक्तियां मैं इसलिए पढ़ देता हूं कि आप थोड़े से जागृत हो जाएं, वरना मैं आज चूंकि मुझे सम्मान मिला है और एक मेरी महत्वपूर्ण कविता, जब कहीं अच्छे लोग होते हैं तो मैं वो उस कविता को पढ़ने का मेरा मन होता है, वो जरूर पढ़ूंगा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूं। एक निवेदन करना चाहता हूं दिल्ली से कि जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, अब तो भाषा बदले कम से कम लाल किले की संसद की, कि जिन्होंने जहर घोला अमन की वादियों में, जिंदगी में उनके भी विष घोल दीजिए। और भाड़े वाले टट्टुओं पे ऐंठे हुए बैठे हैं जो बाजुओं पे, उनका वजूद तोल दीजिए। आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर, आंख लाल किले की मशाल कीजिए हुजूर। 125 करोड़ की जवान बोल दीजिए, और हद पार करने लगे हैं बार बार श्वान, एक बार शेरों के भी हाथ खोल दीजिए। वाह वाह वाह। दिल्ली को तो यही करना है, आदेश भर देना है, लेकिन वो भी नहीं। तब कहता हूं कि घर में ही घुस के जवाब दो जिहादियों को, घर में ही घुस के जवाब दो जिहादियों को। उग्रवाद के बुखार का उतार कीजिए, हाफिज सईद या दाऊद मसूद, कोई एक एक का ही ढंग से सुधार कीजिए। हेमराज का कटा हुआ ना शीश भूलिएगा, हेमराज का कटा हुआ ना शीश भूलिएगा। चुकता पठानकोट का उद्धार कीजिए, और बार बार कैसे समझौते, कैसी बातचीत, वक्त आ गया है अब आर पार। क्या बात, वाह 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 वाह। दोस्तों, इस देश को जिन लोगों की वजह से आजादी मिली, मैं 1-2 घनाक्षरी पढ़ देता हूं। मैं जानता हूं कि थकान आपको भी है और मुझे भी, लेकिन मैं उस व्यक्ति को 23 मार्च को जिनका बलिदान दिवस था और कन्हैया से तुलना कर दी गई। दोस्तों, ये देश कन्हैया और उमर खालिद का देश नहीं, ये उस हनुमान थप्पा का देश है जो 6 दिन तक अपने मजबूत कान्हा पर हिमालय को उठा करके जिंदा रहा, जीवित रहा, उठा करके रखे रहा। मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां। भगत सिंह होता क्या है, भगत सिंह की परिभाषा क्या? ना केवल भगत सिंह की जिंदगी से डर लगा अंग्रेजों को, भगत सिंह की मौत से भी डर लगा। कैसी माएं होती होंगी जो ऐसे बच्चों को जन्म दें, ऐसे बेटों को जन्म दें जो 5 साल की छोटी सी उम्र में इस देश की आजादी के लिए खेतों में बंदूकें बो दें। 23 साल कुछ महीने की छोटी सी उम्र में मेरा रंग दे बसंती चोला गा करके हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लें। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। जिंदाबाद। और दोस्तों, एक क्रांतिकारी, एक बहुत छोटी सी आयु में जिसने पहली बार
पूरा सदन तालियां बजाए, दोनों हाथ ऊपर उठा के कर दो। देखिए एक बात आप समझ लीजिए, अगर आप थक गए हो तो हम कवि सम्मेलन बंद कर दें, हमारा काम हो चुका है। लेकिन कवि को ऐसे मत सुने कि कवि थक जाए। जब देश सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सेना का जवान अभी पहरा देते हुए नहीं थका, तो हम देशभक्त कैसे थक सकते हैं? देश प्रेम की गाथा सुनते हुए कैसे थक सकते हैं? हम चाहते हैं ऐसा लगे कि कवि सम्मेलन अब शुरू हो रहा है। एक बार फिर आप अर्जुन सिसोदिया की जरा जोरदार दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाइए, और उनको अगर थोड़ा सा आप साथ देंगे तो अर्जुन सिसोदिया अभी इस कवि सम्मेलन को आकाश तक पहुंचा देंगे, मेरा आपको वचन है। आप थोड़ा सा जागृत हो, जो लोग ढीले ढाले बैठे हैं थोड़ा तनकर बैठिए, जरा सीधे आपसे ही जो कैलेंडर हाथ में लिए जरा ऐसे बैठे कि लगे कि अब शेरों के बीच में कविता हो रही, लगे कि लखनऊ में नहीं अब ये लक्ष्मणपुर में कवि सम्मेलन होने जा रहा है, ऐसा महसूस होना चाहिए हमको। किसी ने नवाबों का शहर का, ये नवाबों का शहर जरूर है, लेकिन नवाबों के पहले भी ये शहर रहा होगा, तब क्या रहा होगा? हम चाहते हैं कि उस शहर को याद करें और वीरवर राम के अनुज लक्ष्मण को याद करें और अर्जुन सिसोदिया को सुने। ये सिसोदिया वंश का रोम रोम जिसका देशभक्ति में डूबा है, ये सिसोदिया वंश का बेटा है, जिस वंश में राणा प्रताप ने जन्म लिया हो। ऐसा सिसोदिया वंश इस देश की गौरव गाथा को जो लिखता हो, वो इतने शांत स्वरों में लखनऊ में सुना जाए, इसे तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं चाहता हूं कि आप अर्जुन सिसोदिया को जरा जोरदार, और जैसे ठाकुरों को सुना जाता है, जैसे शेरों को सुना जाता है, ऐसे अर्जुन सिसोदिया को आप सुने। भाई अर्जुन सिसोदिया, एक बार जरा भारत माता का जोरदार जयकारा लगाइएगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मैं बोलूंगा जय शिवाजी, आप बोलिएगा जय भवानी। जय शिवाजी, जय शिवाजी, भारत माता की। भाई अर्जुन सिसोदिया, 8 घंटे आपको हो गए हैं यहाँ बैठे हुए, मैं जानता हूँ 8 बजे आप लोग आ गए थे, 4 बज रहे हैं, इसलिए थकान आपकी है। लेकिन आप मैं क्रम में हूँ और पांडेगंज के कवि सम्मेलन में पहली बार आया हूँ, मगर लखनऊ बहुत पुराना हो। मैं 1-2 छंद सुनाता हूँ, आप सुन लें, फिर एक छोटी सी एक कविता मेरे मन की वो मैं आपके बीच में पढ़ देता हूँ। और इस मुल्क के बेटों के शौर्य पराक्रम पर ना कोई प्रश्न चिन्ह, सियासत के संस्कारों में कोई कायरता हो तो हो, लेकिन इस मुल्क के बेटों ने अपना पराक्रम सिद्ध किया है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। आन बान शान पे ना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का समार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार करवाए हम। बैरियों के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। और अगली पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित कर देना कि शत्रुओं के वक्ष फाड़ गाड़ते तिरंगे रहे, चाहे सांस मौत से उधार करवाए हम। सरहद पार से तो जीता है बार बार, हर जंग अपनों से हार करवाए हम। हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम, हर युद्ध अपनों से हार करवाए हम। बेटों के शवाए तिरंगे में लिपट करके साथी सैनिक आए, उन्होंने बताया बड़े शौर्य और पराक्रम के साथ वो लड़े। शत्रु की कोई गोली पीठ पर नहीं खाई, माओ के चेहरे पर न शिकन न आंखों में आंसू, लेकिन तिरंगों को हटा करके माओ ने बेटों के शव देखे तो बेटों के पीठ पर गोली के निशान दिखाई दिए। दोस्तों, वो ये कैसे निशान हैं जो इस देश की राजनीति को नहीं दिखते, इस देश के आवाम को नहीं दिखते, केवल बलिदानी सैनिकों के परिवारों को दिखते हैं। कुछ तो बेईमानी इस मुल्क के बेटों के साथ हुई। मैं सैल्यूट करता हूं 22 साल के कैप्टन पवन की मां को और पिता को, जिन्होंने फक्र के साथ जब जेएनयू में देशद्रोह के नारे लग रहे थे तो सीना ठोक करके कह दिया हमें गर्व है कि हमारे बेटे ने तिरंगे का कफन ओढ़ा। तब कहता हूं कि मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। वाह 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 वाह। बनारस के पास में एक जगह है छोटी सी गाजीपुर। गाजीपुर दुनिया के देशभक्त लोगों के लिए, भारत के देशभक्त लोगों के लिए एक तीर्थ स्थान जैसा एक व्यक्ति की वजह से बन गया। उस व्यक्ति का नाम था अब्दुल हमीद।
सन 65 के युद्ध में हमारे पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके अजय टैंक कहने कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। हमने स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया 2015 में 50 वर्ष हुए सन 65 के युद्ध को, और उस महनीय व्यक्तित्व की याद भी आई जिसका बहुत छोटा सा कद था, लेकिन 65 के युद्ध में धरती के लाल ने पैटर्न टैंक पर खड़े होकर के जो भाषण दिया वो शौर्य पराक्रम के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में रेखांकित हो गया। लाल बहादुर शास्त्री ने सिंह गर्जना की 65 के युद्ध में पैटर्न टैंक पर खड़े होकर के कि हम विश्व मैत्री के लिए, दुनिया से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए लाल किले की हिमालय की चोटी पर खड़े हैं, लेकिन सारा संसार भी यदि हमसे एक साथ शत्रुता चाहे तो भारत एक कदम पीछे नहीं। ये स्वर दिल्ली का हो। मैं तालियों के लिए पढ़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं वो काम नहीं कर सकता। मैं तो एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण कविता पढ़ना चाहता हूं। ये है, मुझे आदेश हुआ कि मैं ये पढ़ दूं 2-4 छंद, वो कविता पढ़ना चाहता हूं, वरना आपकी तालियां उठ जाएंगी। मैं बिलावल का जो जिक्र कर रहा था, आप तालियां रोकना, मैं पढ़ता हूं 4 पंक्तियां कि पिंडी, वो ताली वाला काम मैं अब भी करवा सकता हूं, पर मैं एक अच्छी कविता पढ़ना चाहता हूं। अभी आप ताली उठा देंगे कि पिंडी पेशावर लाहौर हिला देंगे। उसने कहा हम इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। पिंडी पेशावर लाहौर हिला देंगे, याद छठी का तुझको दूध दिला देंगे, और मियां बिलावल भाषा नहीं सुधारी तो फिर भारत में पाकिस्तान मिला देंगे, कश्मीर नहीं। हमें विश्वास है मोदी जी पर, तब कहता हूं कि न करने के लिए केवल अहिंसा जाप बैठा है, न करने के लिए केवल अहिंसा जाप बैठा है। बड़ा कलेजा चाहिए पाकिस्तान में से उतरने के लिए, जैसे मोदी उतर गए, कि न करने के लिए केवल अहिंसा जाप बैठा है, ये हरने के लिए आतंक का अभिशाप बैठा है। और बिलावल होश में रहना गए सरदार मनमोहन कि अब दिल्ली की गद्दी पर तुम्हारा बाप बैठा है। नहीं, ऐसा नहीं, मुझे ये काम नहीं करना था, पर मैं करना नहीं चाहता था। ये कविता का समय हो गया है, इसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण कविता 4 पंक्तियां हमीद को सौंपते हुए, अब्दुल हमीद को, इस देश के बेटे को, फिर मैं वो कविता आपके बीच में पढ़ना चाहता हूं। क्या बताया होगा, उन दिनों सैनिकों के शव नहीं आते थे, केवल अधिकारियों के शव आते थे, सैनिकों की वर्दियां आती थी उनके शौर्य के रक्त से रंजित। जब अब्दुल हमीद की वर्दी आई होगी, साथी सैनिकों ने मां को क्या बताया होगा कि वो किस पराक्रम से लड़े, कैसे उन्होंने वो टैंक तोड़े। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों को उसका भी मुंह मोड़ दिया है। और अगली 2 पंक्तियों पर दोस्तों आपके हाथ खामोश न रह जाए, जहां कहीं जन्नत में और फिरका परस्ती का आरोप न लग जाए कविता के मंचों पर। ये सियासत के मंच नहीं है, ये कविता के मंच हैं। हम सल्यूट करते हैं अब्दुल हमीद के पराक्रम को, जहां कहीं जन्नत में हो, उन्हें लगे कि ये मुल्क उनके बलिदान को कहीं बेकार नहीं समझता, उनका बलिदान कहीं बेकार नहीं गया। उनकी पत्नी रसूलन बीबी आज भी गाजीपुर में, वहां तक आपकी तालियों का नाद पहुंच जाए कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। वाह वाह वाह, और अच्छे। और दोस्तों, ये हम सब रोज करते हैं, लेकिन एक कविता, मेरे मन की कविता में बड़े भैया मेरे 2 बैठे हैं, वेदव्रत वाजपेयी जी, तेज नारायण बेचन जी, और मेरे तमाम वरेण्य रचनाकार। मेरा मन है मेरे बड़े भाई रतन तिवारी जी बैठे हैं, उनकी उपस्थिति में एक मेरी हस्ताक्षर कविता शांति दूत। मैं चाहे आप खामोश तालियों में, यदि आप तालियां बजाएंगे तो मैं उत्साह के साथ सुना पाऊंगा, वरना मुझे वो सुनानी तो है। मैं आया हूं तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम, बहुत महत्वपूर्ण मंच, आज वो कविता मेरा पढ़ने का मन है। एक बार तालियां बजा करके आदेशित। ये अतुल है, बार बार कह रहा था, हासरस वाले ये सारे कवि कहते ही रहते हैं हम पर कि पाकिस्तान की तो आज राख भी नहीं बचेगी, वीर रस के इतने कवि आ गए। लेकिन मैं जो अगली कविता सुना रहा हूं उसमें ना पाकिस्तान है, वो तमाम विषय जो हो चुके वो विषय ही नहीं है, लेकिन शौर्य और पराक्रम वीर रस की कविता है। संदर्भ आप सबको ज्ञात है, शांतिदूत बनकर के भगवान श्री कृष्ण जब दुर्योधन के दरबार में गए, यहां से मेरी कविता प्रारंभ होती है। मैं जानता हूं कि युद्ध बुराई है, लेकिन युद्ध आवश्यक बुराई है, और मुझे नहीं लगता कि राम से ज्यादा शांति प्रिय होंगे आज के लोग।
कृष्ण से ज्यादा कूटनीतिज्ञ होंगे, राजनीतिज्ञ होंगे। जब वो भी न महाभारत का युद्ध टाल पाए, न राम रावण का युद्ध टाला गया, तो मुझे नहीं लगता कि 68 वर्षों के प्रयास सफल होंगे। या अटल जी ने जो कोशिश की, मोदी जी ने कोशिश की, 50-60 साल से हिंदुस्तान जो कोशिश कर रहा है वो कामयाब होगी बिना किसी युद्ध के। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं और मुझे लगे कि मैं लखनऊ में पढ़ता हूं कि संधि का ले प्रस्ताव, थोड़ा मंच मुझे सहयोग करें। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए। वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए, तो सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं शांति दूत बन महायुद्ध की आशंकाएं टालूंगा। पर अट्टहास कर दुर्योधन संधि की डोरी काट गया, वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट। तालियां उठे तो घनीभूत तालियां उठे। वो अहंकार में चूर राज्य के लौटाने से नाट गया। केशव बोले आधा न सही तो केवल 5 गांव दे दो, या जो जितना जैसा चाहो तुम उनको धराधाम दे दो, जो दे दोगे स्वीकार वही, आगे कुछ भार न डालूंगा, मैं 5 पांडु पुत्रों को जैसे बन पड़ा मना लूंगा। मैं कविता पढ़ता हूं और कविता जैसा समर्थन मिले, कविता बैठी है उसे सौंपता हूं, उसने बहुत अच्छा पढ़ा कि मैं जैसा बन पड़ा। संधि का ले प्रस्ताव स्वयं केशव दुर्योधन द्वार गए, वो धर्मराज को धर्म सहित दिलवाने जब अधिकार गए, सोचा था नटवर ने मन में दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं पार्थ भीम गांडीव दुर्योधन को समझा लूंगा, मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा, तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तो इतना सुनते ही दुर्योधन जलहीन मीन सा तड़प उठा, वह कड़क उठा, विद्युत जैसा घट की ज्वाला सा भड़क उठा, बोला केशव ये राज्य कभी मांगे से नहीं मिला करते, जब तक ना आग धधकती हो पाषाण नहीं पिघला करते। सम्राट कहे जाने की सबके मन में इच्छा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है, पर महासमर में भुजबल की घनघोर परीक्षा होती है। अपने बाहुबल पौरुष से यदि पांडव मुझे हरा लेंगे, तो केवल 5 गांव ही क्या सारा हस्तिनापुर पा लेंगे। शासक बनने की तो केवल रण में जय विजय कसौटी है, जिसकी बाहों में दमखम है धरती उसकी बापोती है हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं। और वो एक वाक्य जिससे महाभारत का युद्ध हुआ है, हस्तिनापुर अक्षुण्ण और अविभाज्य नहीं दे सकता हूं, बिन युद्ध सुई की नौक बराबर राज्य नहीं दे सकता। तो मधुसूदन बोले दुर्योधन रण की बातें बेमानी हैं, कोई भी जीते या हारे दोनों पक्षों की हानि है। तुम धर्मराज को राज्य न दो तब भी उनको समझा लूंगा, उनके अंतर में धधक रही नफरत की आग बुझा लूंगा, मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। तुम ये भाषा मत बोलो कि मैं राज्य युद्ध के बिना राज्य नहीं दूंगा, ये कहोगे कि राज्य नहीं दूंगा तो मैं मना लूंगा, मत देना राज्य पांडवों को, बिना राज्य के रह लेंगे। ये युद्ध की चुनौती मत दो। अगली 2 पंक्तियां स्वाभिमानी लोगों की झोली में डालता हूं, आपके हाथ उठें कि मैं पार्थ भीम गांडीव गदा को क्रुद्ध नहीं होने दूंगा। तुम शर्त युद्ध की मत रखो, मैं युद्ध नहीं होने दूंगा। वो लोग मनुष्यता के हित में कोई भी विष पी सकते हैं, लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते। लेकिन कायरता का लेकर अभिशाप नहीं जी सकते हैं, इसलिए युद्ध की शर्त अड़ा नादानी करना ठीक नहीं, यूं आत्म प्रवंचक होकर के मनमानी करना ठीक नहीं, आने वाले 100 जन्मों तक नुकसान नहीं भर सकते हो। तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते, तुम इस रण की भीषणता का अनुमान नहीं कर सकते हो। इस महासमर की ज्वाला में सब जलकर छार छार होगा, भूतल लाशों से पटा हुआ अंबर में चीत्कार होगा, जीवित जन अंग भंग होंगे, मरने की लाचारी होगी। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी है। वाह 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 वाह। इस सर्वनाश की दुर्योधन तुम पर जिम्मेदारी होगी। फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, फिर अभी समय है, तुम रण का कोलाहल बढ़ने से रोको, ये महाप्रलय के भीषणतम फिर मेघ घुमड़ने से रोको। केशव के सत्य वचन सुनकर दुर्योधन आपा खो बैठा, जो शेष बची थी अंतर में लज्जा मर्यादा धो बैठा, बोला गोकुल की गलियों में नंगे पांवों फिरने वाले, ओ नंद यशोदा के कपड़ों और टुकड़ों पर पलने वाले, तू कहां रहा हम कहां रहे, तेरा अपना कुछ मेल नहीं, ये शासन सत्ता राज का अनपढ़ ग्वालों का खेल नहीं। तो सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे। बड़े लोगों का बड़प्पन, महान लोगों की महानता, कि सब कुछ सुनकर भी मनमोहन मन ही मन में मुस्कुराते थे। उनकी आंखों में अनहोनी घटना के दृश्य समाते थे। यूं तो उस जगह उपस्थित थे धृतराष्ट्र, भीष्म, कृप, द्रोण सभी, लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी।
लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। और अगली दो पंक्तियां आप तक पहुंच जाए तो आपकी ताली उठे। लेकिन थी बात अचंभे की, सब कुछ सुनकर थे मौन सभी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। जाने कैसी मजबूरी थी, जाने कैसी लाचारी थी, ये मौन महाभारत के पर भीषण रण की तैयारी थी। मधुसूदन बोले दुर्योधन, यदि रण ही न्याय कसौटी है तो सुन ले, कुंती पुत्रों को रण की स्वीकार चुनौती है। तेरे लोहू की धारा से लथपथ होना सिंहासन है, अब कुरुक्षेत्र की धरती पर रणचंडी का आवाहन है। जो बात समझ में ना आई पांडव तुझको समझा देंगे, वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। वो तेरा वक्ष फाड़ करके श्वानों का भोज्य बना देंगे। परजन पुरजन कौरव दल के पल में यम के द्वारे होंगे। इस हस्तिनापुर की धरती पर शोणित के फव्वारे होंगे। जिनके भूतंड फड़कते हो सबके सब शीघ्र चले आना, जिनके दम पर दम भरते हो उनको भी साथ लिए आना। वो भी चख लेंगे भीम गदा का स्वाद जो मन में ऐंठे हैं। अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे, अर्जुन के विष से बुझे बाण वर्षों से व्याकुल बैठे हैं। इतना सुनते कौरव सारे टिड्डी दल जैसे छूट पड़े, बर्छी भाले लेकर कृपाण वे मधुसूदन पर टूट पड़े। धृतराष्ट्र पुत्र दंभी बोला, लो बांध इसे जंजीरों में। उस सभा भवन में मची हुई थी हलचल सब रणधीरों में। नटवर नागर क्षण भर में ही क्या करना है ये जान गए। वो दुशासन दुर्योधन की खोटी नीयत पहचान गए। उन मूढ़ जुगनुओं के आगे उगना दिनमान जरूरी था, कौरव दल की करतूतों में देना व्यवधान जरूरी था। धरती डोली, दिग्गज कांपे, उन्नत ललाट सबने देखा। वह रूप यशोदानंदन का होता विराट सबने देखा। तब शंख गदा और पद्म चक्र से चारों हाथ सुशोभित थे। दुर्जन आहत आशंकित थे, सज्जन अंतर्मन मोहित थे। वह चतुर्भुजी आभा असीम धरती अंबर आच्छादित थे। करबद्ध खड़े कृप भीष्म द्रोण मन ही मन में आह्लादित थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति आपकी झोली में डालता हूं। एक शब्द चित्र आपके सामने खींच दिया हो तो एक एक व्यक्ति के आशीष मिले, तालियां मिले कि कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। कुछ बदन सुमन मुरझाए से, कुछ के मन सुमन विकसते थे। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते। हस्तिनापुर में नर समूह बीच नारायण खड़े भी हंसते थे। नभ से पुष्पों की वर्षा कर सुरजन अभिनंदन करते थे। भूपर नर नारी भगवान के चरणों का वंदन करते थे। धरती का आंचल सुर भित्ता पूजन अर्चन मनुहारों से थी। दसों दिशाएं गूंज उठी केशव के जय जयकारों से। नारायण बोले भीष्म सुनो, हर शब्द मेरा न्यायोचित था। जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित अंतिम पंक्तियां आपकी झोली में डालता हूं। जो मेरे हिस्से की तालियां हों उन्हें बजा करके विदा करना कि जो काम किया दुर्योधन ने ये काम नहीं वीरोचित था। इसलिए उपस्थित विज्ञजनों मैं तुमसे कहकर जाता हूं, जो समझ न पाया दुर्योधन वो सार तुम्हें समझाता हूं। अनुचित करनी पर मौन रहे, सबके सब दागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। करते अन्याय समर्थन जो अपयश के भागी होते हैं। जो यहां उपस्थित मौन रहे रण के उत्तरदायी होंगे। इसके परिणाम दुखद पीड़क घनघोर कष्टदायी होंगे। इतना कहकर के मनमोहन क्षण में हो अंतर ध्यान गए। कुरुवंश ध्वंस के दृश्य लिए कर इंद्रप्रस्थ प्रस्थान गए। उनके सम्मुख कौरव पांडव दल के सब मित्र उपस्थित थे। मनमोहन के अंतःपट पर रण के सब चित्र उपस्थित थे। वो जान गए दुर्योधन के मस्तक पर काल प्रभावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्यम भावी है। भाई भाई के बीच भयावह युद्ध अवश्यम। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए अर्जुन सिसोदिया के लिए। बहुत बढ़िया काव्य पाठ किया। और मुझे पता है अब वो लोग बचे हैं जिनकी मटकियों में पर्चियां हैं, जो लोग फंसे हुए हैं। दो कवि शेष हैं, एक विशेष है वेदव्रत वाजपेयी जिन्हें काव्य पाठ करना है, और एक ये अवशेष है। ये जो विवादित ढांचा छोटे माइक पर तब से बैठा था, आप इसके संचालनीय जौहर को देख चुके हैं। बड़े कौशल से इतनी बड़ी रेलगाड़ी इसने चलाई है। इसके काव्य पाठ का नंबर है। और ऐसा ना लगे दोस्तों कि सारे कवियों को शानदार तरीके से काव्य पाठ कराने वाला ये देश की
हास्य और व्यंग्य की धारा का एक बहुत नामित हस्ताक्षर अतुल ज्वाला, जिसके काव्य पाठ का समय अब आया है और आप लोग अपना अपना स्थान छोड़ते जा रहे हैं। जो लोग निकल रहे हैं वो निकल जाएं, लेकिन वो अगर 5-7 मिनट का वक्त और देंगे तो अतुल को भी अच्छा लगेगा कि जब उसका नंबर आया तो आप उसे भी आशीर्वाद देने के लिए बैठे थे। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर अतुल ज्वाला को मैं आवाज दूं, इससे आप आवाज दें। भाई अतुल ज्वाला जो हमारे बीच में मध्य प्रदेश की व्यापारिक राजधानी इंदौर से उपस्थित हुआ है, एक बार जोरदार तालियों से उसका स्वागत कीजिए। प्रणाम करता हूं आपको। अब जो खड़े हो वो भी बैठ जाओ। चप्पल पहनना है तो अपनी ही पहनना, दूसरे की मत पहनना। तो दूसरा तीसरे की पहन के जाएगा नहीं।